हम बात कर रहे थे क्या कि जो भारत की सीमा है उसके बारे में। तो एक तो हमने भारत की सीमा के बारे में ये जाना था कि किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो जैसे हमने बात करी, चीन के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है और अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो 7 ऐसे स्थलीय पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। अब हम बात कर रहे हैं समुद्री सीमा के बारे में, ठीक है ना। इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा। तो ये क्या है, जरा समझो। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये मैंने छोटा भाग में यानी नीचे का हमने छोटा मैप बनाया है ये, ठीक है। इतना ये ऐसे इस तरह से चलता है। तो हमसे हमें जितने का काम है हमने इतना भारत का मैप बना लिया है, ठीक है। तो ये हमारा भारत है। अब यहाँ यदि हम बात करें भारत की, हम बात करें भारत की, तो यहाँ से लेकर के और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं 12 समुद्री मील। क्या बोलते हैं इसको? 12 समुद्री मील। और ये लिखा भी है 12 समुद्री मील, मतलब एक समुद्री मील कितना होता है? एक समुद्री मील होता है 1.8 मील, 12 समुद्री मील। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 12 समुद्री मील है, ये वाला स्टार्टिंग वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। यानी ये भारत के अंतर्गत ही आता है। ये भारत के तटों से मिला हुआ जो क्षेत्र है और तटवर्ती क्षेत्र है। भारत की स्थल सीमा से 12 समुद्री मील के बाहर को जाएंगे तो 12 समुद्री मील में यहाँ तक, ये वाली जो प्रारंभिक लाइन देख रहे हैं, यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। और ये कितनी है? 12 समुद्री मील। यहाँ पर भारत सरकार का पूर्ण अधिकार है। मान के चलो समुद्र में क्या चलते हैं? जहाज चलते हैं या फिर हवा में उड़ने वाले जहाज होते हैं। कोई भी समुद्री जहाज बिना इजाजत के अगर यहाँ आ गया, भारत की सीमा में 12 समुद्री मील के अंदर आ गया, तो भारत सरकार क्या करेगी? उसको उठाएगी और ठोक देगी सीधा, ठीक है ना। यानी उसको खत्म कर देंगे। यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ गया या किसी अन्य देश का जहाज यहाँ आने के लिए उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वह बिना परमिशन के आ गया तो उसको जो है ना यहाँ से ठोक देंगे, मार देंगे, ठीक। इसके बाद जब हम इससे आगे चलते हैं तो फिर 12 ही समुद्री मील और आगे, यानी शुरू से लेकर के यहाँ तक ये हो जाता है 24 समुद्री मील। क्या हो जाता है? 24 समुद्री मील। और इस 24 समुद्री मील की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र। यानी 24 समुद्री मील भारत की मुख्य भूमि से जब आगे को समुद्र की तरफ हम चलेंगे, कितना चलेंगे? 24 समुद्री मील। तो उसको क्या बोलेंगे हम? संलग्न क्षेत्र। और ये जो संलग्न क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वित्तीय व राजकोषीय अधिकार है। मतलब यहाँ पर यदि कोई भी जहाज आ जाता है तो वो भारत की सीमा में आ गया, उसको यहाँ पर आने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, आने का कारण बताना पड़ेगा। यदि आप बिना टैक्स दिए या बिना बताए आ गए तो फिर समझ लो मामला गड़बड़ है। अगर कोई हवाई जहाज भी इतनी सीमा के अंदर, चाहे यहाँ से घूमकर ही क्यों ना चला जाए इस तरह से, तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स मतलब भारत सरकार को यहाँ से क्या आमदनी होगी, इनकम होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं इसको वित्तीय है। और फिर बोल रहे हैं राजकोषीय अधिकार, मतलब सीमा शुल्क। आप यदि यहाँ 24 समुद्री मील के अंदर एंट्री कर देते हो तो आपको अंदर जाने के, यहाँ पर आने का सीमा शुल्क देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद यदि हम यहाँ से सीधा फिर आगे चलते हैं तो यहाँ तक कितना है? ये यहाँ तक है 200 समुद्री मील। ये वाला क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं 200 समुद्री मील। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ क्या होता है? अगर कोई भी जहाज है किसी भी देश का, अगर वो यहाँ आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक भारत की सीमा मानी जाती है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोहन का अधिकार है। दोहन का मतलब जैसे कि यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, कभी खुदाई कराई जाए, मिट्टी के अंदर कोयला निकले, पेट्रोलियम जैसे पदार्थ निकले, तो उन सबको यहाँ से निकाला जाता है और उनका यहाँ पर दोहन किया जाता है। तो ये हो गया आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जहाँ पर दोहन का पूर्ण अधिकार है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये पूर्ण रूप से, ठीक है ना, ये प्राकृतिक संसाधन का भंडार है। यानी जो पदार्थ प्रकृति की तरफ से हमें मिलते हैं
वो यहाँ पर भरे पड़े हैं। जैसे पेट्रोलियम की बात करें, कोयले की बात करें, या और भी कई सारे मेटल्स हो सकते हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन का भंडार कौन सा क्षेत्र है? 200 समुद्री मील, ये जिसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है। अब यदि हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि अगर 12 समुद्री मील को क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सीमा। यहाँ पर किस चीज का अधिकार है? पूर्ण अधिकार है, इसकी सीमा में कोई नहीं आ सकता। हाँ, ये जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो यहाँ पर मछुआरे मछली वगैरह पकड़ने के लिए चले आते हैं। ठीक है। फिर 24 समुद्री मील को क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर वित्तीय व राजकोषीय अधिकार प्राप्त होते हैं भारत सरकार को। इससे आगे 200 समुद्री मील, उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जहाँ पर दोहन का पूर्ण अधिकार है। और यहीं पर यदि हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक भंडार यहाँ पर मिलते हैं। यदि हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हमारा मिलेगा एक द्वीप है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। ये जो अंडमान निकोबार है ना, अगर इस सीमा के अंतर्गत कोई द्वीप, यानी ये वाली सीमा जो 24 समुद्री मील तक कोई द्वीप अगर पाया जाता है, कोई पहाड़ी, कोई पर्वत या कुछ भी पाया जाता है, तो वो क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? जिस देश की वो सीमा में आता है। जैसे भारत की सीमा में अगर हम बात करें, ये 200 समुद्री मील इस सीमा के अंदर कोई क्षेत्र आता है तो उस पर भारत का अधिकार है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी देश है तो वो भी अपना अधिकार जमाता है यहाँ पर। लेकिन हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर के सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनती है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए इधर से अगर चाइना इधर हमला करता है या चाइना इधर से आता है, एंट्री करता है भारत में, तो यहाँ पर जो सैन्य ठिकाने हैं, जो भारतीय सेना है, वो उसका जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये था एक। तो हम बात कर रहे हैं भारत की समुद्री सीमा के बारे में। 3 सीमा है, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील और 200 समुद्री मील। 12 समुद्री मील को बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र। ठीक है। यानी ये नंबर 1, ये 2 और ये नंबर 3। ऐसे ये वाली नंबर 1, ये 2 और ये वाली 3। ठीक है। फिर इससे आगे की जो सीमा है, ये इसको क्या कहा जाता है? इससे आगे की जो सीमा है उसको कहा जाता है उच्च सागरीय सीमा। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? उच्च सागरीय सीमा। और यदि हम बात करें यहाँ से आगे, तो आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत के तटीय प्रदेश हैं और तटीय प्रदेशों को एक एक करके हम जानेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे कि भारत के तटीय राज्यों के बारे में। जैसे कुछ बातें मैंने आपको कल बता दी थी, मैं इधर साझा कर देता हूँ कि भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्यों की यदि हम बात करें तो इनकी संख्या है 9 और इनको 2 भागों में बांट दिया था। यानी पश्चिमी इनकी संख्या थी 5 और पूर्वी इनकी संख्या थी 4। ये सब मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से बता दूंगा, फिर से हम पढ़ लेंगे। यदि आपने ये नहीं देखा है तो जो पिछला वाला वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 3, उसको जाकर देख लेना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तब देख लेना। ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि भारत के जो तटीय राज्य हैं उनकी संख्या है 9 और 5 पश्चिमी है और 4 पूर्वी है। कौन कौन से हैं समझ लो। एक प्रश्न हमने ये भी जान लिया था कि भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा है? गोवा। गोवा की यदि हम बात करें तो 131 किलोमीटर समुद्री सीमा बनाता है गोवा, और वहीं 1214 किलोमीटर सीमा बनाता है गुजरात। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो समुद्री सीमा बनाता है, तो वो है आपका अंडमान निकोबार। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि पश्चिमी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। जो पश्चिमी भाग है, मतलब कौन सा भाग? तटीय भाग। पश्चिमी तटीय भाग है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। यदि हम बात करें तो पहले एक कंडीशन ये समझ लो, जिस तरह से मान के चलिए ये हमारा भारत का मैप है, ये इंडियन मैप बना दिया मैंने इस तरह से। ठीक है। ये तो ये इधर का जो क्षेत्र है ना,
यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम में जो पर्वत श्रृंखला है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। और इसका दूसरा नाम है सह्याद्री पर्वत। यानी जो पश्चिम में पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पर्वत। और यहाँ जो पूरब में है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत है, या इसी का दूसरा नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब यदि हम बात करें तो इधर जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है इनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। यदि हम बात करें सबसे पहले भाग की तो पहला भाग है आपका काठियावाड़ तट। नंबर 1 है काठियावाड़ तट। ये जो काठियावाड़ तट है इसको बोलते हैं गुजरात का तटीय प्रदेश, जो कि आपका शुरू होता है गुजरात से और चलता है दमन तक। ठीक है, इसे गुजरात का तटीय प्रदेश कहा जाता है। तो पहला प्रश्न तो यही बना कि गुजरात का तटीय प्रदेश किसे कहा जाता है? काठियावाड़ को। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसके भी 3 भाग हैं। एक तो काठियावाड़ हो गया, एक आपका हो गया कच्छ का तट और एक हो गया आपका काकरापार तट। लेकिन यदि हम बात करें तो उसको समझने से पहले थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं। ये कहां से कहां तक है? यह गुजरात से दमन तक है। ठीक है, कहां तक है ये? गुजरात से लेकर के दमन तक फैला हुआ है। जैसे मान लो ये पूरा गुजरात है हमारा और यहाँ से लेकर यहाँ दमन तक। ठीक है ना, गुजरात से लेकर के दमन तक ये इतने क्षेत्र में फैला हुआ है गुजरात का तटीय प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं काठियावाड़ तट। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ से एक रेखा जाती है, एक अक्षांश है जिसको बोलते हैं हम 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी को हम बोलते हैं सर्करिक रेखा। प्रश्न ये आ जाता है कि 24 डिग्री अक्षांश किन दो देशों के मध्य है, या सर्करिक रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान। और यह रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण भी बनी हुई है। ठीक है, तो लिखेंगे यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है ना, और इन दोनों देशों के बीच में इसको लेकर विवाद भी है। इसको लेकर के विवाद भी है। ठीक है ना, आगे यदि हम बात करें तो दूसरा इसका जो भाग है काठियावाड़ तट का, उसको क्या कहते हैं हम? एक को बोल देते हैं हम काकरापार तट। यानी इसी का भाग है काकरापार तट। अब काकरापार तट की यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बन जाता है कि गिर की पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। वर्धा की पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। तो गिर की पहाड़ी और वर्धा की पहाड़ी ये आपकी कहाँ पड़ती है? ये काकरापार तट पर पड़ती है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ कि गिर और वर्धा पहाड़ी दोनों कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी काकरापार तट की तो यहाँ पर साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी आकर के गिरती है यहाँ पर। ये एक सेकंड ये इसको सही करो। ये काकरापार तट में नहीं है, ये जो है तुम्हारा काठियावाड़ तट में ही है। मैंने लिखा भी है इसी का भाग काठियावाड़। ठीक है, गिर की पहाड़ी, वर्धा की पहाड़ी ये काठियावाड़ तट में ही पड़ती है। हाँ, और किसी का दूसरा भाग है काकरापार तट। तो यहाँ पर कौन सी नदी? माही नदी,
और नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती नदी, ये वाली नदियां आकर के यहीं पर गिरती है। मतलब जो नदियां अरब सागर में गिरती है ना, और माही नदी की हम बात करें, नर्मदा नदी की बात करें, ताप्ती नदी की यदि हम बात करें, तो ये वाली नदियां इसी क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं और कच्छ खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। ठीक है, यहीं से गुजरती है। एक और नाम आ जाता है जिसे बोलते हैं हम कच्छ। आपने सुना भी होगा कच्छ का रण कहाँ पर है, या हम इसको बोल देते हैं कच्छ का तट। ये कच्छ का तट कहाँ पड़ता है, ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। और जो काठियावाड़ तट है, इसी का यह भाग है जिसको हम बोलते हैं कच्छ का तट। ठीक है, और कच्छ के तट की यदि हम बात करें तो यहीं पर गुजरात का एक बंदरगाह स्थित है जिसको बोलते हैं कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है ना, यहीं पर कांडला, कांडला बंदरगाह है, बंदरगाह है। ठीक है ना, इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, यदि हम बात करें बंदरगाह की, तो सारे के सारे बंदरगाह जो महत्वपूर्ण है, 13 बड़े बंदरगाह हैं, उनको मैंने पढ़ा दिया है, अच्छे तरह से ट्रिक से समझाया भी है। आप जो है जाकर के यूट्यूब पर सर्च कर लेना भारत के प्रमुख बंदरगाह VPS एजुकेशन चैनल। ठीक है ना, या मेरा नाम डाल देना, अपने आप निकल करके आ जाएगी। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम दूसरे भाग पर चलते हैं, पश्चिमी घाट के। अब हम बात करते हैं कि जो पश्चिमी मतलब भारत के तटीय प्रदेश हैं, उनके कौन कौन से भाग हैं। पहला हमने पढ़ लिया काठियावाड़ तट, अब हम दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है कोंकण तट। ठीक है, तो कोंकण तट नंबर 2, कोंकण तट। यदि हम बात करें तो इसे कहा जाता है महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। आपका पूछ लेगा कि महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश का क्या नाम, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश, महाराष्ट्र का जो तटीय प्रदेश है उसका नाम क्या है भैया, कोंकण तट। और यदि हम बात करें तो ये दमन से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, यानी इसका विस्तार दमन से गोवा तक, दमन से गोवा तक इसका विस्तार है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से क्या पूछेगा, उस पर यदि हम चर्चा करें तो प्रश्न ये बनेगा कि भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ से होता है। तो भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन यहीं से होता है। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम, भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन, एक मिनट जरा आवाज चेक कर लेते हैं, थोड़ा आवाज का इश्यू है। चलिए, तो भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन, कहाँ से होता है, ये होता है कोंकण तट से। ठीक है ना, और ये कोंकण तट कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। आपसे प्रश्न पूछेगा भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन, तो कोंकण तट कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, क्योंकि ये महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है बॉम्बे हाई। ठीक है, बॉम्बे हाई, और ये बॉम्बे हाई वो ही स्थान है जहां से पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, तो दो प्रश्न, पहला प्रश्न पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नहीं देगा तो क्या पूछेगा, कोंकण तट, कोंकण तट कहाँ पर, महाराष्ट्र में। या फिर आपसे सीधा सीधा ये कह देगा कि बॉम्बे हाई किसके लिए जाना जाता है, तो भाई बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ पर होता है, बॉम्बे हाई में। बॉम्बे हाई कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, मतलब मुंबई में। और यदि हम बात करें तो भारत का आधुनिकतम बंदरगाह, भारत का आधुनिकतम बंदरगाह, आधुनिक बंदरगाह कह दो या आधुनिकतम बंदरगाह कह दो, जिसका नाम पहले हुआ करता था नहलवा सेवा बंदरगाह,
अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। वो कहाँ पर है, इसी कोंकण तट पर है, महाराष्ट्र राज्य में है। तो क्या नाम है उसका, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है आपका, ये कोंकण तट यानी महाराष्ट्र में। यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये आता है कि भूचर द्वीप और एलिफेंटा द्वीप ये कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है और इसी तट के पास में है। एलिफेंटा एलिफेंटा द्वीप और भूचर भूचर द्वीप ये भी यहीं पर है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है जो कि काफी अच्छा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह, और वो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही पड़ती है आपके मुंबई। ठीक है, और यदि हम बात करें मुंबई की, पहले ये लिख लें, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदरगाह या व्यस्त बंदरगाह ये कौन सा है, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। और ये मुंबई बंदरगाह की यदि हम बात करें तो किस राज्य में पड़ता है, एमएच, एमएच का मतलब महाराष्ट्र, और मुंबई वही नगर है और ये वही स्थान है जिसे कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, क्या कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। यानी मुंबई में जो बंदरगाह है इसका नाम है मुंबई बंदरगाह, और ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। एक प्रश्न ये भी आता है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सैलसोट द्वीप। ठीक है, कहाँ पर है, सैलसोट द्वीप, मुंबई ये सैलसेट या सैलसोट द्वीप पर है, द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, आप जो है इसको नोट कर लेना, पूछना कि भाई सैलसोट द्वीप पर कौन सा नगर है, या मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी कौन से मतलब जो है किस द्वीप पर या किस तट पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं अगले तट की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे लोग अभी जगह है मैं लिख देता हूँ। नंबर 3 पर आता है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट की यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कन्नड़ तट को लेकर के कि ये किस राज्य के अंतर्गत आता है, यह है कर्नाटक का तटीय प्रदेश है, यह है कर्नाटक का तटीय प्रदेश है, कर्नाटक का तटीय प्रदेश है जिसका नाम है कन्नड़ तट। और ये कहाँ से, ये गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक फैला हुआ है। यदि इसका हम बात करते हैं विस्तार की, विस्तार गोवा से न्यू मंगलोर तक, न्यू मंगलोर तक, न्यू मंगलोर तक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यही इसी तट पर एक बंदरगाह स्थित है जिसको बोलते हैं हम न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। और ये भारत का कॉफी बंदरगाह कहलाता है, भारत का कॉफी बंदरगाह कहलाता है। तो ये प्रश्न बन जाता है कि भारत का कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं, तो न्यू मंगलोर को कहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है, कर्नाटक में, और इसी बंदरगाह से कॉफी का निर्यात किया जाता है। तो ये प्रश्न में लिख लो कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन, कॉफी जो पीने वाली होती है ना, का उत्पादन ये कहाँ पर होता है, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक। और यदि पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर होती है, तो ब्राजील में होती है, यानी ब्राजील। और ब्राजील में एक बंदरगाह है जिसका नाम है सैंटोस बंदरगाह। ठीक है, सैंटोस बंदरगाह। ठीक है, सैंटोस बंदरगाह। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये जो कन्नड़ तट है इससे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। चलिए इससे आगे बात करेंगे हम
नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा भारत के भूगोल का यानी इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 5 आएगा, ठीक है। ये तो 4 बन रहा है, 5 में बात करेंगे हम, ठीक है। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, भाई थोड़ा आवाज़ का इशू है लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने की और शेयर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाएं, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, ये कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो हमारी NABPS सर की मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, BPS एजुकेशन AR पर आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपने जो है हमें इतना प्यार दिया। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो।